चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत दक्षिण फीनिक्स महाद्वीप के एक कोने से होती है, जब वसंत का आरंभ है और तीसरा चंद्रमास चल रहा है। आकाश काले बादलों से ढका है, बिजली चमक रही है और आकाश गर्जन किसी देवता की क्रोधभरी चीख जैसा प्रतीत होता है। रक्तवर्णी वर्षा उस बर्बाद शहर पर गिर रही है, जहां जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं। इसी शहर में एक 13-14 साल का लड़का शुकिंग जीवन और मृत्यु की सीमाओं के बीच संघर्ष कर रहा है। वह घायल है, भूखा है, लेकिन जीवित है। वह एक गिद्ध का शिकार करता है, अपने जख्मों पर औषधि लगाता है और एक पुरानी नक्शा देखकर अपने सफर की योजना बनाता है। उसका उद्देश्य है 2 स्थानों तक पहुंचना। पहला, नगरपाल की हवेली, जहां एक रहस्यमयी साधना विधि कल्टीवेशन मेथड होने की अफवाह है, और दूसरा वह स्थान जहां उसने 9 दिन पहले आकाश से गिरती एक बैंगनी रोशनी देखी थी। इस दुनिया में आकाश के ऊपर एक टूटा हुआ ईश्वर का चेहरा हमेशा दिखाई देता है, जिसकी बंद आंखें जब भी खुलती हैं, वह क्षेत्र शापित हो जाता है। वहां जीवन समाप्त हो जाता है या विकृत हो जाता है। 9 दिन पहले ईश्वर की आंखें खुलीं और शुकिंग का इलाका भी एक निषिद्ध क्षेत्र में बदल गया। वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता और न ही कोई अंदर आ सकता है, जब तक कि रक्तवर्षा रुक न जाए। शुकिंग एकमात्र जीवित मानव प्रतीत होता है, जो अब सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन नामक साधना पद्धति सीख रहा है। इसमें वह एक भयानक, एक टांग वाले गॉब्लिन की कल्पना करता है और एक विशेष प्रकार से श्वास लेता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है, ठंड सहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन भूख भी बढ़ती है। शुकिंग का सपना है बस जीवित रहना। यदि वह जीवित रह सका, तो शायद अपने खोए हुए परिवार को फिर से पा सकेगा। एक दिन वह भी एक साधक कल्टीवेटर बन सकेगा, शक्तिशाली, अडिग और इस विनाशकारी दुनिया में जीवित रहने लायक। बाहरी अंधेरे में राक्षसी आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन शुकिंग अपने छोटे से गुफानुमा घर में बैठा, लोहे की सलाई हाथ में लिए सतर्क है, साधना करता है और अपने सपनों की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। चैप्टर 2। इस अध्याय में हमें एक बर्बाद हो चुके शहर में रहने वाले साधक शुकिंग की खतरों से भरी जिंदगी की झलक मिलती है। यह शहर एक दिव्य सत्ता की ईश्वरीय आभात से संक्रमित है, जिसे अब लोग म्यूटेजन कहते हैं। यह आभा जीवित प्राणियों को भयानक म्यूटेंट जानवरों में बदल देती है, हिंसक, पागल और अत्यंत शक्तिशाली। दिन में ये प्राणी सोते हैं, लेकिन रात में बेहद खतरनाक हो जाते हैं। शुकिंग अब इस शहर के नियमों को समझ चुका है। सतर्क रहो, दिन में चलो और किसी भी शोर से बचो। साधना और म्यूटाजेन। इस दुनिया में साधना का मतलब है जहर को अपने अंदर संभालना। म्यूटाजेन को साधना करते समय शरीर के एक हिस्से में सीमित किया जाता है, जिसे कहते हैं म्यूटेशन ब्लॉच। यह कभी पूरी तरह नहीं मिटता। कुछ औषधियां इसे दबा सकती हैं, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकती। दुनिया के एक भाग में, रेवर्ड एंशिएंट नामक महाद्वीप में, एक ऐसी तकनीक मौजूद है जिससे म्यूटाजेन को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। मगर यह केवल प्रभावशाली और ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए है। आम लोगों या स्वतंत्र साधकों, रोग कल्टीवेटर्स के लिए यह एक अधूरी ख्वाहिश है। बैंगनी रोशनी और चमत्कारी पत्थर। एक दिन शुकिंग को एक व्यक्ति दिखता है जो रात भर बिना हिले एक दीवार के पास बैठा रहता है। वह व्यक्ति ना तो मरा हुआ लगता है, ना पूरी तरह जीवित। शुकिंग बहुत सावधानी से उसे देखता है, फिर एक पत्थर फेंकता है। वह व्यक्ति गिर जाता है और उसके नीचे से एक बैंगनी चमक वाला क्रिस्टल निकलता है। शुकिंग उसे लेकर भागता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी सीने पर जो घाव सड़ रहा था,
वह अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह क्रिस्टल शायद म्यूटाजेन को शुद्ध करने की ताकत रखता है। निष्कर्ष, सु छिंग एक ऐसा इंसान है जो मौत से भरी इस दुनिया में अकेले संघर्ष कर रहा है। साधना उसकी मजबूरी है और हर दिन जीना एक चुनौती। यह अध्याय हमें दिखाता है एक दैवी आपदा से त्रस्त दुनिया, साधना की कीमत और जोखिम, इंसान की जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा। और अब शायद सु छिंग के पास एक चीट डिवाइस है, यह बैंगनी क्रिस्टल जो उसका भाग्य बदल सकता है। चैप्टर 3, बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति। शू किंग को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह बैंगनी क्रिस्टल असाधारण है। यह घावों को ठीक करता है, थकान को दूर करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिट पावर को अपनी ओर खींचता है। वह एक चिड़िया पर प्रयोग करके देखता है कि क्रिस्टल शरीर में डालने पर शक्ति में भारी वृद्धि होती है। फिर वह उसे अपने सीने के घाव में डाल देता है और उसका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगता है। पहला चरण, क्यूआई कॉन्डेंसेशन। शू किंग का शरीर बदलने लगता है। सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन के जरिए उसकी ताकत और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उसकी रक्त नलिकाओं, मेरिडियंस में शुद्ध ऊर्जा बहने लगती है और वह पहली बार क्यूआई कॉन्डेंसेशन की पहली अवस्था तक पहुंच जाता है। एक काला धब्बा उसकी बाह पर दिखाई देता है, यह शक्ति की निशानी है। सूरज की वापसी। अचानक खून की बारिश रुक जाती है और सूरज की किरणें गुफा के अंदर आ जाती हैं। शू किंग बाहर आता है और पहली बार शहर को धूप में देखता है। वह उज्ज्वल है, लेकिन उजाड़ और मृत शरीरों से भरा हुआ। यह एक सुंदर लेकिन दुखद दृश्य है। मृतकों को अंतिम विदाई। शू किंग हर जगह से लाशों को इकट्ठा करता है, उन्हें एक जगह रखकर आग लगा देता है। यह एक शांत और आदरपूर्ण विदाई है। वह हर लाश को ढूंढ ढूंढ कर अंतिम संस्कार करता है। आप सब शांति से विश्राम करें। धुआं आसमान में उठता है, मानो यह मृतकों का क्रंदन हो। नया खतरा। जैसे ही वह अंतिम शव को जलाता है, पीछे से एक आवाज आती है। एक रहस्यमय व्यक्ति शू किंग का मजाक उड़ाता है और उसे मारने की धमकी देता है। तू अगर इन लाशों से इतना प्यार करता है तो चल, मैं तुझे भी इनसे मिला देता हूं। शू किंग तुरंत पलटता है, अब उसका पहला असली मुकाबला शुरू होने वाला है। भावनात्मक निष्कर्ष। शू किंग एक ऐसा किरदार है जो शक्तिशाली बनने की चाह रखता है, लेकिन अपनी इंसानियत नहीं खोता। उसका दर्द, सम्मान और संकल्प इस अध्याय में बहुत गहराई से दर्शाए गए हैं। चैप्टर 4, शू किंग एक बर्बाद हो चुके शहर में मौजूद है, जहां उसकी मुलाकात 7 स्कैवेंजरों, लूटपाट करने वालों के एक अस्थायी दल से होती है। ये लोग खतरनाक हैं, सशस्त्र हैं और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनमें से एक विशालकाय, क्रूर चेहरा और कुल्हाड़ी लिए एक व्यक्ति, क्रूएल ऑक्स, शू किंग पर हमला करता है। शू किंग, जो देखने में कमजोर लगता है, फुर्ती से बच निकलता है और पलटकर हमला करता है। क्रूएल ऑक्स के पैर में छुरा घोंप देता है। इससे पहले की लड़ाई और बढ़े, दल के नेता सार्जेंट थंडर, एक अनुभवी और शांत बूढ़े व्यक्ति, हस्तक्षेप करते हैं और शू किंग को अपने साथ चलने का प्रस्ताव देते हैं। शू किंग बिना कोई जवाब दिए उनके साथ हो लेता है। वह क्रूएल ऑक्स की लालच भरी प्रवृत्ति को पहचानकर उसका फायदा उठाता है, जानबूझकर बहुत सारा लूट का सामान खोज कर देता है ताकि वह थककर चूर हो जाए। रात को जब सभी सो रहे होते हैं और शहर से भयानक चीखें सुनाई देती हैं, शू किंग चुपचाप क्रूएल ऑक्स के तंबू में घुसता है
और उसे उसकी नींद में ही बेरहमी से मार देता है। फिर वह सांपन के विष से उसकी लाश को गला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। सुबह होने पर सबको लगता है कि क्रूएल ऑक्स लालच में वापस शहर चला गया है। कोई उसे खोजने की जहमत नहीं उठाता। सार्जेंट थंडर क्शुकिंग को गहराई से देखता है और पूछता है, क्या तुम अब भी मेरे साथ चलोगे? जिसमें छिपा हुआ मतलब था कि शायद वह सच्चाई जानता है। क्शुकिंग कोई जवाब नहीं देता, लेकिन समूह के साथ चल देता है। मुख्य बिंदु। क्शुकिंग की निष्ठुरता और बुद्धिमानी, वह किसी भी संभावित खतरे को जड़ से खत्म कर देता है। सार्जेंट थंडर की दूरदृष्टि, वह सब कुछ समझते हुए भी क्शुकिंग को रोकता नहीं। कठोर दुनिया की झलक, यहाँ ताकतवर ही जीवित रहते हैं, दया की कोई जगह नहीं। चुपचाप कार्य करना, क्शुकिंग बिना कोई शोर मचाए योजनाबद्ध ढंग से अपना काम करता है। निष्कर्ष। क्शुकिंग एक ऐसा नायक है जो छल और क्रूरता से पीछे नहीं हटता। वह जानता है कि इस दुनिया में बचे रहना है तो पहले वार करो और कभी भरोसा मत करो। चैप्टर 5। दक्षिण फीनिक्स के पूर्वी हिस्से में स्थित निषिद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। जूछिंग और स्कैवेंजर जिस खंडहर शहर को पीछे छोड़ आए थे, वह उस क्षेत्र के किनारे पर था। जब सूरज निकला, उसी दिन स्कैवेंजर उस क्षेत्र में दाखिल हुए और सूर्यास्त से पहले ही वापस निकल आए। कुछ म्यूटेंट जानवरों से मुठभेड़ हुई, लेकिन स्कैवेंजरों ने उन्हें तेजी से निपटा दिया। जूछिंग ने उन्हें लड़ते देखा और यह अंदाजा लगाया कि वो बेहद खतरनाक हैं। वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे, लेकिन मौत से बेखौफ होकर लड़ते थे। एक के मुकाबले जूछिंग बराबरी कर सकता था, लेकिन 2 या 3 के खिलाफ हारना तय था। निषिद्ध क्षेत्र के बाहर निकलते ही मौसम बदल गया। अब हवा में गर्माहट थी, आकाश में तारे और चमकता हुआ चांद दिख रहा था। चारों ओर जीवन के चिन्ह थे, खरगोश, पक्षी और जानवरों की आवाजें। जूछिंग यह सब देखता रह गया। सभी स्कैवेंजर अब काफी सहज और खुश थे, केवल सार्जेंट थंडर चुपचाप थे। बातचीत से जूछिंग को 7 ब्लड आइज नामक एक शक्तिशाली संगठन और वायलेट लैंड्स के बारे में जानकारी मिली। साथ ही उन्होंने रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड का भी जिक्र किया, जिसके बारे में जूछिंग पहले एक बांस की पट्टी में पढ़ चुका था। सार्जेंट थंडर ने बताया कि रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड में जाने के 5 तरीके हैं। 1. 15 साल की उम्र तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर हासिल करना, ताकि चुने गए कहलाओ। 2. 7 ब्लड आइज या वायोलेट लैंड्स को 3 लाख स्पिरिट कॉइन्स देना। 3. अलौकिक दवाएं बनाने में बड़ा योगदान देना। 4. किसी शक्तिशाली संगठन द्वारा उत्तराधिकारी शिष्य घोषित किया जाना। 5. लिविंग ट्रेजर बन जाना। लिविंग ट्रेजर सुनकर जूछिंग ने पूछा, वो क्या होते हैं? सार्जेंट थंडर ने उत्तर दिया, वे लोग जिनके शरीर को जादुई खजानों से जोड़ा जाता है, ताकि खजानों में मौजूद प्रदूषण को झेल सकें। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि वे जल्दी मर जाते हैं। जूछिंग को याद आया कि उसके स्लम के कुछ दोस्त भी अमीर लोगों द्वारा इसी तरह ले जाए गए थे। कुछ दूर जाकर वे एक समतल मैदान में कैंप लगाते हैं। यहाँ आग जलाई जाती है, खाना पकता है। जूछिंग के पास सिर्फ सख्त झटपट सूखी मांस होती है, लेकिन सार्जेंट थंडर उसे 3 गरम भाप वाले बंस, 3 बंस दे देते हैं। जूछिंग पहले सतर्कता से उन्हें परखता है, फिर खा लेता है और आखिरी बन को अपने बैग में सहेज कर रखता है। रात को थंडर उसे एक स्लीपिंग बैग देते हैं और कहते हैं, रख लो। जूछिंग पूछता है, क्यों? थंडर मुस्कराते हुए कहते हैं, 3 बंस और स्लीपिंग बैग की कोई कीमत नहीं होती। कभी मौका मिले तो मुझे कुछ खिलाना। आपको क्या पसंद है? सांप। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं।
अगले कुछ दिनों में स्कैवेंजर समूह बंट जाता है। 7वें दिन केवल जू छिंग और सार्जेंट थंडर ही बचे रहते हैं। रात में थंडर बताते हैं कि अगले दिन वे एक स्कैवेंजर बेस कैंप पहुंचेंगे जो एक पुराने निषिद्ध क्षेत्र के पास बसा है। वहां एक महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटी 7 पत्तियों वाली तिप्तिया घास 7 लीफ क्लोवर उगती है, जिससे व्हाइट बोलसेस बनाई जाती हैं, एक आम दवा जो म्यूटाजेन को शरीर से निकालती है। बेस कैंप में बसने के लिए जरूरी होता है एक बीस्ट ट्रायल पास करना, जिससे जू छिंग को भी गुजरना होगा।